नमस्कार छात्रों, आज हम समरूपता के बारे में जानने जा रहे हैं। बच्चों, कभी देखा कि कुछ चीजें सममित हैं? उदाहरण के लिए H, A और M अक्षर सभी बाएं और दाएं से एक जैसे दिखते हैं। अक्षर B, C और D एक क्षैतिज रेखा के साथ समान हैं। अक्षर X क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह से सममित है। एक पूरी तरह से गोल शून्य अपने केंद्र के चारों ओर समरूपता दिखाता है। समरूपता अणुओं की संरचना, संबंध और स्पेक्ट्रोस्कोपी के विश्लेषण में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। दो वस्तुओं को सममित होने के लिए उन्हें एक ही आकार और आकृति का होना चाहिए। एक वस्तु के साथ पहले से एक अलग अभिविन्यास होना चाहिए। नीचे दिए गए विषयों के बारे में अधिक अध्ययन करें। सीखने के उपदेश। इस पाठ के पूरा होने के पश्चात आप जान पाएंगे। समरूपता को समझें। विभिन्न प्रकार के समरूपता को समझें। इस पाठ के सांकेतिक शब्द समरूपता, रेखा, आकृतियां, विभाजन, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, गुणन, प्रतिबिंब, दर्पण, प्रतिबिंब। बच्चों, अब हम विभिन्न प्रकार की समरूपता देखते हैं। समरूपता की रेखा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कलाकार अपनी कलात्मक के माध्यम से एक उत्कृष्ट कृति कैसे बनाता है? एक कलाकार द्वारा बनाई गई हर चीज समरूपता की सही रेखा में है। मूर्तियों से लेकर चित्र तक एक कलाकार अपने हाथों से चमत्कार करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी कलाकार की हर रचना गणित का संतुलन है? हाँ, समरूपता का गणित आकृतियों और प्रतिमान का सामंजस्य स्थापित करता है। आइए देखें कि कैसे। दुनिया की सबसे खूबसूरत वास्तुकला से लेकर ताजमहल से आधुनिक गगनचुंबी इमारतें तक, इनमें एक बात आम है और वो है संरचना की त्रुटि रहित समरूपता। समरूपता एक बहुत ही सामान्य शब्द है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समरूपता कैसे काम करती है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यह हमें चीजों को समरूपता में रखने की आवश्यकता क्यों है? जवाब सरल लगता है, हमारी संरचनाओं को पूर्णता देने के लिए। लेकिन क्या यह समरूपता की रेखा के तहत कृतियों को लाना सहज है? इसका उत्तर एक हाँ बन जाता है जब हम जानते हैं कि समरूपता की अवधारणा कैसे काम करती है। समरूपता ग्रीक शब्द में अपनी उत्पत्ति पाता है, जिसका अर्थ है एक साथ मापने के लिए। समरूपता की अवधारणा ज्यामिति का अध्ययन करते समय बहुत उपयुक्त हो जाती है। गणितीय रूप से समरूपता का अर्थ एक आकृति है जो उसके दूसरे भाग के लिए एक सटीक समानता है। जब आकृतियों को दो या अधिक समान भागों में विभाजित किया जाता है, इस तरह के आकृतियों या चित्रों या छवियों को सममिति कहा जाता है। जो दो भागों में विभाजित होने पर एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, उन्हें असममिति कहा जाता है। यदि किसी आकार या छवि में आप केंद्र के नीचे एक रेखा खींचते हैं और ध्यान देते हैं कि बाईं और दाईं ओर का प्रतिबिंब है, तो छवि या आकार को समरूपता कहा जाता है। उदाहरण के लिए अपना चेहरा ले लो।
जब हम केंद्र में हमारे चेहरे के नीचे एक रेखा खींचते हैं तो हमारे चेहरे के बाईं ओर चेहरे के दाईं ओर सममित होते हैं। यह समरूपता को परिभाषित करता है। यह रेखा जो एक आकृति या आकार या किसी भी छवि को समान हिस्सों में विभाजित करती है, तब उस चित्र को एक रेखा समरूपता कहा जाता है। एक आकृति को समान हिस्सों में विभाजित करने वाली रेखा को समरूपता की रेखा या समरूपता का अक्ष कहा जाता है। समरूपता की रेखा को मिरर लाइन भी कहा जाता है। बच्चों, हमें समरूपता की रेखाओं के प्रकारों को देखते हैं। समरूपता की रेखाओं के दो प्रकार हो सकते हैं। समरूपता की ऊर्ध्वाधर रेखा। समरूपता की एक ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा है जो एक छवि को नीचे ले जाती है और इस तरह से इसे दो समान हिस्सों में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में, यह एक सीधी खड़ी रेखा है जो एक छवि या आकार को दो समान हिस्सों में विभाजित करती है। कुछ अंग्रेजी अक्षर भी समरूपता दिखाते हैं जब हिस्सों में विभाजित होता है। A, H, M, O, W, U, Y, X आदि कुछ अक्षर है जिन्हें समरूपता की एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा समान हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। समरूपता की एक क्षैतिज रेखा वह रेखा है जो छवि के पार चलती है और इस प्रकार इसे दो समान हिस्सों में विभाजित करती है। इस रेखा को एक सोई हुई सीधी रेखा भी कहा जा सकता है जो एक छवि या आकार को समान हिस्सों में बांट देता है। अंग्रेजी अक्षर भी क्षैतिज समान समरूपता का एक अच्छा उदाहरण है। C, E, H, K, O, X आदि जैसे अक्षर को समरूपता की एक क्षैतिज रेखा द्वारा समान हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। घूर्णी समरूपता। जब आप एक सितारा के आकार का चित्र घुमाते हैं तो आप क्या पाते हैं? एक तारे का आकार जब किसी भी कोण से देखा जाता है वही लगता है। क्या आपने कभी इसके पीछे के कारण के बारे में सोचा है? एक तारा घूर्णी समरूपता का एक उदाहरण है। यह जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु को हमेशा अपनी सममित विशेषता को सिद्ध करने के लिए समरूपता की रेखा होना आवश्यक है। कुछ वस्तुओं हो सकती है जो समरूपता की रेखा की अनुपस्थिति के बावजूद समरूपता दिखाती है। ऐसी सममित वस्तुएं घूर्णी समरूपता दिखाती है। घूर्णन का अर्थ है एक निश्चित अक्ष के आसपास एक वस्तु की परिपत्र गति। एक घड़ी घूर्णन का सबसे आम और नियमित रूप से दृष्टि वाला उदाहरण है। घड़ी की सुई हमें समय बताने के लिए एक निश्चित बिंदु पर घूमती है। उनके बाद की गति को दक्षिणावर्त घूर्णन कहा जाता है। यदि कोई भी वस्तु घड़ी के गति के विपरीत दिशा में घूर्णन का अनुसरण करती है तो इस तरह के घूर्णन को वामावर्त कहा जाता है। घूर्णन के अन्य सामान्य उदाहरण है छत के पंखे के ब्लेड और एक साइकिल के पहिए हैं। यह वह जगह है जहां घूर्णी समरूपता इसकी उत्पत्ति पाती है। रेडियल समरूपता के रूप में भी जाना जाता है। घूर्णी समरूपता वह विशेषता है जिसमें वस्तु इसके घूर्णन के बावजूद समान दिखती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है तो आकार और आकृति की उपस्थिति नहीं बदलती है, तो वस्तु को घूर्णी रूप से सममित माना जाता है। रिसाइक्लिंग आइकॉन भी घूर्णी रूप
समरूपता का एक उदाहरण है। आप इसे किसी भी दिशा या अभिविन्यास से देखते हैं, आकार अपरिवर्तित है। यह वही है जो घूर्णी समरूपता आकृति के लिए करता है। घूर्णी समरूपता में गोलाकार आंदोलन के बावजूद वस्तु का आकार और आकृति समान दिखती है। रिसाइक्लिंग आइकॉन में आइकॉन के तीर गोलाकार रूप से चलते दिखाई देते हैं, जो रिसाइक्लिंग की घूर्णी अवधारणा का सुझाव देता है। जब इस आइकॉन को किसी भी कोण पर घुमाया जाता है तो हर पड़ाव के बाद यह समान दिखता है। घूर्णी समरूपता के गुण। अब बेहतर तरीके से घूर्णी समरूपता की विशेषताओं को समझने के लिए एक पेपर पवनचक्की पर विचार करें। एक पेपर पवनचक्की हर बच्चे के लिए सबसे अधिक खुशी का खिलौना है। इसकी घूर्णी गति हर बच्चे को आश्चर्यचकित करती है, लेकिन निरंतर घूर्णन के बावजूद इसकी अपरिवर्तित उपस्थिति पूरे विस्मय को जोड़ती है। एक पेपर पवनचक्की समरूपता का एक आदर्श उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पेपर पवनचक्की में समरूपता की कोई रेखा नहीं है और ना ही इसे मोड़ा जा सकता है। फिर यह किस तरह की समरूपता दिखाता है? पेपर पवनचक्की घूर्णी समरूपता दिखाता है। यह एक छड़ी पर पिन द्वारा स्थित किया जाता है। यह पिन घूर्णन का केंद्र है क्योंकि इसके ब्लेड पिन के चारों ओर घूमते हैं। जब हम बलपूर्वक इसे 90 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि गति के बावजूद इसकी उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आगे की गति पर पेपर पवनचक्की का आकार मूल के समान है। नीचे दिया गया चित्र इसे अधिक सटीक रूप में दिखाता है। जिस कोण पर इस पेपर मिल को घुरा दिया जाता है उसे घूर्णन का कोण कहा जाता है। यहाँ घुमाव का कोण 90 डिग्री है। घूर्णन का एक पूरा घुमाव 360 डिग्री मापता है। इसीलिए एक पूर्ण घुमाव लेने के लिए हमारे पेपर पवनचक्की को 4 बार स्थानांतरित किया जाता है। क्या आप पूर्ण घुमाव के बाद कोई बदलाव देखते हैं? उत्तर होगा नहीं। इसका कारण यह है कि पेपर पवनचक्की घूर्णी समरूपता दिखाता है। किसी वस्तु को अपनी मूल स्थिति में वापस आने के लिए दिए गए घुमावों की संख्या उस वस्तु के लिए घूर्णी समरूपता का क्रम देती है। पेपर पवनचक्की के मामले में घूर्णी समरूपता क्रम 4 की है। प्रतिबिंब। जब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वह एक दर्पण है। एक प्रतिबिंब एक ऐसी छवि है जो अपने मूल की एक सटीक प्रति है जो दर्पण में गठित है। अब जब हम पूरी तरह से सममित चित्र देखते हैं तो हम आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे का एक आदर्श प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब और सममित आंकड़े। क्या आपने कभी देखा है कि मेडिकल इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस की दर्पण छवि क्यों लिखी गई है? ऐसा करने का कारण यह है कि एम्बुलेंस शब्द का प्रतिबिंब आगे एक वाहन के पार्श्वदर्शी दर्पण में देखा जा सकता है, जो चालक को यह जानने में मदद करता है कि उनके पीछे एक एम्बुलेंस है। अपने आप को दर्पण में देखना सबसे आम बात है जो हम प्रतिदिन करते हैं। वास्तव में हमारा दिन दर्पण में देखने के साथ शुरू होता है। जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो आप
समान आकार और आकृति और चेहरे का एक समान व्यक्ति देख सकते हैं। अब जो आप दर्पण में देखते हैं वह अपने आप को दर्शाता है और इसे दर्पण प्रतिबिंब या परावर्ती प्रतिबिंब कहा जाता है। एक वस्तु और इसकी दर्पण छवि एक दूसरे के समान है। किसी वस्तु के बाएं और दाएं किनारे दर्पण में उल्टे दिखाई देते हैं। यह वस्तु और इसकी प्रतिबिंब छवि दर्पण समरूपता दिखाती है। यह दर्पण रेखा समरूपता की ओर है। इसीलिए जब हम दर्पण में किसी वस्तु की छवि देखते हैं तो वस्तु अपनी दर्पण छवि के साथ सम्मिलित होती है। यह दृश्य मुड़े हुए कागज के समान है। जब एक पेपर को ठीक बीच में मोड़ दिया जाता है तो गुना की रेखा समरूपता की रेखा होती है। गुना की यह रेखा दर्पण रेखा की तरह दर्पण में गठित छवि समरूपता की रेखा में वस्तु को दर्शाती है। अक्षर और चित्रों का प्रतिबिंब। अब आइए एक आकृति या आकार या एक वर्णमाला की स्थिति ले। जब एक वर्णमाला को दर्पण में देखा जाता है तो हम इसके बिल्कुल उल्टे प्रतिबिंब को देखते हैं। केवल अक्षर A, H, I, M, O, T, U, V, W, X और Y वास्तविक छवि के समान प्रतिबिंब है। जब एक आकृति दर्पण रेखा के बारे में परिलक्षित होती है तो प्रतिबिंब छवि वास्तविक छवि के अनुरूप होती है। इसका अर्थ यह है कि दर्पण छवि की लंबाई और कोण वास्तविक छवि की लंबाई और कोण के समान है। हालांकि छवि वास्तविक आकृति का एक पार्श्व उल्टा है। तो संक्षिप्त में सममितीय आंकड़ों के लिए प्रतिबिंबित समरूपता को द्विपक्षीय या दर्पण समरूपता के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब दर्पण रेखा समरूपता की एक पंक्ति के रूप में काम करती है जो एक आकार को समान हिस्सों में विभाजित करती है। यहाँ प्रत्येक आधा दूसरे भाग का एक आदर्श प्रतिबिंब है। कुछ आकार या वस्तुएं हैं जैसे कि वृत्त, वर्ग और त्रिकोण जिनमें समरूपता की एक से अधिक रेखा होती है। इन आकृतियों या वस्तुओं को जब एक दर्पण में देखा जाता है तो एक दूसरे के पार्श्व विकृत नहीं होते हैं बल्कि समान प्रतिबिंब होते हैं। पाठ का सारांश। समरूपता की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है एक साथ मापना। एक आकृति को समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा को सममिति रेखा या सममिति अक्ष कहा जाता है। घूर्णी समरूपता में गोलाकार गति के बावजूद वस्तु का आकार और आकृति समान दिखाती है। वस्तु और इसकी दर्पण छवि एक दूसरे के समान है। किसी वस्तु के बाएं और दाएं किनारे दर्पण में उल्टे दिखाई देते हैं। यह वस्तु और इसकी प्रतिबिंब छवि दर्पण समरूपता दिखाती है। यहाँ दर्पण रेखा समरूपता की रेखा है।